हेलो स्टूडेंट्स, कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट हमारा है हिस्ट्री और जो टॉपिक है आज है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और मिंटे मॉर्ले रिफॉर्म 1909। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो ये सुधार है ये मॉर्ले मिंटो के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कैसे भी पूछ लेता है इसमें एग्जामिनर। तो ये असलियत में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी मॉर्ले मिंटो सुधार की? देखे, जो भारतीय परिषद था 1892 भारतीय जनमानस को अधिक संतुष्ट नहीं कर रहा था और सच्चाई यह थी परिषद के गठन के साथ साथ उजागर होने लगी कि भारतीय जो परिषद अधिनियम 1892 भी भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था, बल्कि ये जो ब्रिटिश साम्राज्य की इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए जो है पारित किया गया था 1892 का। तो इससे नाखुश होकर फिर जब भारतीयों का मिजाज लगा कि भाई इससे ये संतुष्ट नहीं है, तो फिर एक अधिनियम और पारित किया, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसे मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो इसका देखें, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को पारित करने के क्या कारण थे? तो सबसे पहला था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 अपने उद्देश्यों में असफल रहा। जो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 था वो सुधारवादी था, लेकिन वो अपना पूरे उद्देश्यों में सफल नहीं रहा, असफल हो गया वो। क्यों? क्योंकि ये जो था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा भारतीय परिषदों का गठन किया गया, किंतु वे अपने उद्देश्य में सफल रहे। अतः कुछ सुधार संबंधी सुझाव के साथ सन 1909 का जो है अधिनियम, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, पारित किया गया। और यह अधिनियम भारतीय संवैधानिक विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। फिर है लॉर्ड कर्जन को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त करना। देखिए, लॉर्ड कर्जन को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया था। लॉर्ड कर्जन का मत था कि भारत का प्रशासन समता के आधार पर ही चलाया जा सकता है, यानी कि ताकत के आधार पर ही चलाया जा सकता है। समता के उपासक लॉर्ड कर्जन द्वारा बनाई गई नीति का भारतीयों ने जो है डटकर किया, जो मुकाबला किया वो या विरोध किया वो डटकर किया। इस काल में प्रशासन पर नौकरशाही का बहुत बड़ा दबाव था। परिणाम से भारतीयों का दमन प्रारंभ कर रहा था लॉर्ड कर्जन, तो इससे भी जो दुखी हुए। फिर है 1909 में बंगाल का विभाजन। जो 1909 था उसमें लॉर्ड कर्जन ने बहुत सारे संशोधन कर और जो बंगाल का विभाजन कर दिया। इससे असंतुष्ट हो गए लोग बाग, है ना। बंगाल का विभाजन गलत किया इसने। तो फिर है प्रशासन की बागडोर जो है अयोग्य अधिकारियों के हाथों में थी। जो प्रशासन था उस वो ऐसे अधिकारियों के हाथों में आ गई थी जो उसके प्रशासन चलाने के योग्य ही नहीं थे। फिर है देश में आंदोलन प्रारंभ हो गया। जो इसको देखते हुए देश में आंदोलन बहुत सारे प्रारंभ हो गए, है ना। तो ये भी कारण था कि सुधार के भाई इसमें सुधार किया जाए। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ। इसी बीच में जो है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनकर आई और इसका एक उदय हुआ, जिससे कि ना इस मॉर्ले मिंटो सुधार को लाना पड़ा। फिर है अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। ये बहुत बड़ा प्रभाव रहा। जो अंग्रेज थे उनका मानना ये था कि भाई जो है ना इनको शरीर से तो जो है ना इंडिया नहीं रहने दिया जाए, लेकिन इनका मन जो है ना, इनका मन ऐसा बना दिया जाए कि ये अंग्रेज लगे। लेकिन हम इनकी शिक्षा से, इनकी अंग्रेजी शिक्षा हमने ली, इनके विचारों को हमने जाना, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव भी रहा। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गया, एक नरम दल और एक गरम दल, ठीक है ना। जो नरम दल था वो जो अहिंसा के द्वारा जो है ना स्वतंत्रता चाहने लगा, और जो गरम दल था वो लड़के वो जो है ना हिंसा करके स्वतंत्रता चाहने लगा। तो फिर है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के लक्षण।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो 1909 में भारतीय परिषद का पुनर्गठन किया गया। रिकॉग्नाइज्ड ऑफ इंडियन काउंसिल इन 1909। तो देखिए जो भारतीय 1909 का जो वो था भारतीय परिषद को पुनर्गठित करना, तो ये कैसे पार्लियामेंट सुधार के अनुसार परिषद को पुनर्गठित किया गया और जो सदस्य की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय परिषद की कुल संख्या 69 निश्चित कर दी गई और जो 69 सदस्यों में से 37 सदस्य सरकारी तथा 32 सदस्य गैर सरकारी होते थे। ठीक है ना। फिर है केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों का चयन, सिलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य जो थे उसके 27 सदस्य हेतु चयन की व्यवस्था को स्वीकार किया गया कि भाई 27 सदस्य का चयन किया जाएगा। इनमें 13 सदस्यों का चयन विभिन्न प्रांतीय परिषद का होता था, 8 सदस्यों का चयन बंगाल, बम्बई, मद्रास तथा यूपी के गैर सरकारी सदस्यों से में होता था और 5 सदस्य पंजाब, बिहार, उड़ीसा और आसाम, बर्मा केंद्रीय प्रांतों गैर सरकारी सदस्यों में चुने जाते थे और जो 6 सदस्य जमींदारी के प्रतिनिधि होते थे। शेष जो 6 सदस्य होते थे वो कौन होते थे? वो होते थे मुसलमान के प्रतिनिधित्व थे। इस आशय हेतु निर्वाचन मंडल सुनिश्चित कर दिया गया कि भाई इतना केंद्रीय विधान परिषद के 27 सदस्य चुने जाएंगे। ठीक है ना। फिर है केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि। देखिए के अधिनियम जो था ये 1909, इसमें अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के कार्यों में आशातीत वृद्धि की। परिषद में किसी विषय पर विचार विमर्श हो सकता है तथा किसी भी विषय से संबंधित प्रश्न उठाया जा सकता है। सदस्य जो गण थे बजट से संबंधित प्रश्न उठा सकते थे, परंतु सदस्य के आधार पर कुछ सीमाएं भी होती थी उस समय पर। ठीक है ना। जो बजट में आय व्यय के कुछ ऐसे विषय निर्धारित किए गए थे जिन पर परिषद में विचार विमर्श संभव नहीं था। ठीक है ना। फिर है प्रांतीय परिषद का विस्तार। देखिए जो इस अधिनियम के द्वारा भारतीय परिषद के अधिनियम द्वारा प्रांतीय परिषद का भी विस्तार किया गया था। इन परिषदों में भी नामांकित पदेन तथा चुने हुए सदस्य होते थे। सदस्य के चयन हेतु जो है ना विभिन्न प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किए गए थे। प्रांतीय परिषद में सरकारी सदस्य की बहुत बहुलता थी, बहुत सारे सदस्य सरकारी सदस्य थे। फिर है आपका अपराधी को जो है चुनाव में लड़ना। देखिए सरकार द्वारा राजनीतिक अपराधी घोषित हुए व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया गया, जो कि इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी। इस प्रकार चुनाव से राजनीतिक नेताओं को पृथक कर दिया गया था। ठीक है ना। फिर है छठा वायसराय का कठोर नियंत्रण। तो परिषद के सदस्यों पर वायसराय का कठोर नियंत्रण हो गया था। वायसराय उनकी योग्यता को निर्धारित करने के लिए कदम उठा सकता था। महिलाओं का मताधिकार का अधिकार नहीं था। वही व्यक्ति मतदान कर सकता था जिसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो सकती। यह व्यवस्थाएं केंद्रीय परिषद की थी। इसी प्रकार के पद में व्यवस्थाएं प्रांतीय परिषद के लिए भी निर्धारित की गई थी। ठीक है ना। फिर आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के दोषपूर्ण निर्वाचन पद्धति, फैसिलिटी इलेक्शन सिस्टम। देखिए दोषपूर्ण, इस अधिनियम के द्वारा जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी वो बहुत ही दोषपूर्ण थी। उसमें जो है ना बहुत सारे दोष थे। ठीक है ना। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार है का तो प्रश्न, मतलब उसकी तो बात ही मत करो। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो थी वो भी जो है ना उसके क्षेत्र में भी बहुत कुछ गलत हो रहा था। मतदाताओं की संख्या बहुत कम थी। ठीक है ना। केंद्रीय विधान परिषद के सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र में केवल 650 से अधिक मतदाता ही नहीं थे। ठीक है ना। तो बहुत सारी इसमें जो है ना दोषपूर्ण
निर्वाचन ये पद्धति थी। फिर है भारतीयों को निराशा। देखिए भारतवासियों के ऐसा था कि 1909 की सुधार योजना के द्वारा जो भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी कि भाई हाँ उत्तरदायी समझेंगे कि हाँ भाई हमारा कुछ उत्तरदायी है, लेकिन परंतु इस संबंध में उन्हें निराशा ही लगी। 1909 में के सुधार अधिनियम के निर्माताओं ने स्पष्ट शब्दों में औपनिवेशिक स्वशासन तथा उत्तरदायी शासन को की मांग अस्वीकार कर दी। फिर है केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का ठोस गुट। जो केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का जो गुट था वो बहुत ज्यादा में था, ठीक है ना। सरकारी सदस्य सरकारी गुट के रूप में कार्य करते थे। वे न तो अपनी इच्छा के अनुसार मत देते थे और न सरकार की अनुमति के बिना कोई प्रस्ताव पेश कर सकते थे। तो मतदान की स्थिति में उन्हें सरकार के पक्ष में वोट देना ही पड़ता था, है ना। तो ये भी एक उसका दोष था। फिर है विधान परिषद की शक्तियों पर सीमाएं। जो विधान परिषद की शक्तियां थी उन पर सीमाएं भी लगा दी गई, ठीक है ना। विधान परिषद को यद्यपि बजट के संबंध में सुझाव देने तथा सार्वजनिक नीति के विषय पर प्रस्ताव पेश करने तथा मत करने का अधिकार प्राप्त था, परंतु इस अधिकार पर अनेक सीमाएं थी। ऐसे प्रस्ताव गवर्नर जनरल तथा गवर्नर की केवल सिफारिशों के रूप में थे। फिर है छठा, विभिन्न संप्रदाय के मतदाताओं में असमानता। जो विभिन्न संप्रदाय थे उनके जो मतदाता उनमें असमानता थी। इनइक्वालिटी अमंग वोटर्स डिफरेंट सेक्ट्स, ठीक है ना, सीट्स। तो देखिए विभिन्न संप्रदाय के मतदाताओं में असमानता कैसे थी। सभी संप्रदायों का समान मताधिकार नहीं प्राप्त थे। हिंदू मतदाताओं के लिए बहुत ऊंची योग्यता रखी गई थी, जबकि मुस्लिम मतदाताओं के लिए बहुत कम योग्यता थी। मध्यम वर्गीय मुस्लिम जमींदार भूस्वामी व्यापारियों तथा स्नातकों को मताधिकार प्राप्त था, जबकि इन्हीं वर्गों को के जो गैर मुस्लिम मतदाताओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था। बहुसंख्यक हिंदू जो संप्रदाय के साथ विशेष रूप से अन्याय हो रहा था। तो ये इसके जो भारतीय परिषद के अधिनियम के कुछ दोष थे, ठीक है ना। तो थैंक यू, आज इतना ही।